एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हमें स्टार्ट करना है कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका थर्ड चैप्टर, दैट इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। यानी बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई ये कंपनी बनती कैसे है, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है अगर हमें कंपनी को बनाना है, अगर हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हमने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़े उसमें एज सच कोई सेक्शंस नहीं थे। जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है उसमें डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 2 आया था। ठीक है, अलग अलग क्लॉजेस थे उसमें, तो एक वो था। बट अब सेक्शन जो है वो आएंगे, मतलब अब जो चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट हो रहा है, तो चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स अब हमें सेक्शंस भी याद करते चलने होंगे साथ साथ में। तो हर चैप्टर के बिगनिंग में ही मैं आपको इस तरीके से एक टेबल दे दूंगी, ठीक है, जिसमें सारे जितने भी सेक्शंस हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो आपको दिख जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कितने सेक्शंस जो हैं जो कि देखने हैं, 4 सेक्शन, सेक्शन 3, सेक्शन 7, सेक्शन 10A और एक सेक्शन 8। ठीक है, सेक्शन 8 तो आपको याद होगा हमने लास्ट अपने चैप्टर 2 में भी किया हुआ है, तो उसके कुछ प्रोविजंस यहाँ पे आएंगे। बाकी सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, सेक्शन 3। देखो सेक्शन 3 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अब ये जो सेक्शन है ये हमें पहले से ही पता है। अगर हमें कंपनी को फॉर्म करना है, अगर हमें कंपनी को बनाना है, तो क्या बोला है, कंपनी बन सकती है फॉर एनी लॉफुल पर्पस। ऑब्वियसली बात है, आप किसी इलीगल काम करने के लिए, ठीक है, क्या कंपनी बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो, ओनली लॉफुल लीगल पर्पस के लिए कंपनी को बना सकते हो। अब क्या बोला, अगर हमें कंपनी बनानी है जो कि एक पब्लिक कंपनी होगी, अगर हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो कितने लोग चाहिए उसके लिए, 7 और मोर पर्सन्स। लोग मतलब मेंबर्स की बात हो रही है ना। मिनिमम हमने पढ़ा था कि कितने चाहिए पब्लिक कंपनी में, मिनिमम 7 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 7 चाहिए। अगर मुझे एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो मुझे कितने लोग चाहिए, कितने मेंबर्स चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स। और अगर मुझे एक 1 पर्सन कंपनी बनानी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी का ही फॉर्म है, तो मुझे कितने पर्सन्स चाहिए, ओनली 1 पर्सन। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं, जो भी पर्टिकुलर टाइप की कंपनी ये लोग बना रहे हैं, उस कंपनी का एमओए बनेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो क्या होता है, मेमोरेंडम में जो भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं जो उस कंपनी को बना रहे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, मतलब बेसिकली फर्स्ट मेंबर्स हो गए वो कंपनी के। तो ये जितने भी लोग हैं ये अपने नेम सब्सक्राइब करेंगे, बेसिकली अपना नाम लिखेंगे मेमोरेंडम में एज सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम। ठीक है, कि जो बेसिकली अब हम ये पर्टिकुलर टाइप की कंपनी को बना रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया 3 टाइप की कंपनीज जो कि बन सकती हैं। अब इसके बाद में देखो क्या बोला है, यहाँ पे हर एक टाइप की कंपनी के लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बताया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि मान लो आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी बना ली, जैसे लेट्स से आपने क्या बना ली, एक प्राइवेट कंपनी बना ली। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए, मिनिमम चाहिए हमें 2 लोग, पब्लिक में मिनिमम चाहिए 7। अब प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए, तो मान लो जो अपने पास में 2 लोग थे, एक मान लो है टप्पू और एक मान लो है पप्पू। ये 2 जो मेंबर्स हैं ये एक प्राइवेट कंपनी के लेट्स से मेंबर्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो पप्पू था ना उसकी डेथ हो गई, या पप्पू भाग गया, या वो अब मेंबर नहीं रहा। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का वो पप्पू अब मेंबर नहीं रहा, तो अब उस प्राइवेट कंपनी का सिर्फ और सिर्फ कितना मेंबर है, 1। लेकिन आपको पता है प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, 2 मेंबर्स। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से भी कम चले गए अपने मेंबर, अभी 1 ही मेंबर बचा। और मान लो यहाँ पे जो टप्पू है ना, अच्छा नॉर्मली टप्पू को क्या करना चाहिए, नॉर्मली टप्पू को किसी एक दूसरे पर्सन को लेके आना चाहिए, मतलब उसको 2 मेंबर्स कर देने चाहिए, एक तो वो खुद है और एक उसे किसी और को मेंबर के तौर पे लेके आना चाहिए इन दैट प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पर मान लो टप्पू ऐसा नहीं कर पाया, ऑब्वियस सी बात है एकदम से तो आप कहां से ऐसे रोड पे से चलते हुए मेंबर को थोड़ी ना लेके आ जाओगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हमें देखना होगा कि हम किसको मेंबर बना सकते हैं अपनी कंपनी में। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, हम टप्पू को 6 महीने का टाइम देंगे, विद इन 6 मंथ्स आप एक नया मेंबर लेके आ जाओ। मान लो 6 मंथ से ज्यादा तक भी टप्पू अपना बिजनेस, अपनी कंपनी को रन कर रहा है, लेकिन अभी भी वो एक मेंबर को नहीं ला पाया, अभी भी मेंबर मिनिमम मेंबर से कम है, तो आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, मतलब अगर उसका बिजनेस 6 महीने से भी ज्यादा चलता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो टप्पू है ना उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कंपनी में मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाते हैं और आप तभी भी
मेंबर को नहीं बढ़ा रहे और 6 महीने से ज्यादा आपने बिजनेस कर लिया, तो उस केस में क्या बोल दिया जाता है कि जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस बिलो द मिनिमम लिमिट्स एंड कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो उस केस में एवरी पर्सन जो कि मेंबर है ड्यूरिंग दैट टाइम, ही इज लायबल टू पे होल ऑफ कंपनीज डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड एट दैट टाइम। तो हर वो पर्सन जो कि मेंबर है, अभी उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी, अभी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, बिकॉज आपकी गलती है। ठीक है, आपने मेंबर को नहीं बढ़ाया, तो इस टप्पू को मेंबर को बढ़ा लेना चाहिए था। अगर ये मेंबर को नहीं बढ़ा पाया और 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया कंपनी को चलाते हुए, तो टप्पू की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। जितने भी कंपनी के डेट्स थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके लिए वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। चलो, ये तो अपना क्या हो गया, सेक्शन नंबर 3, दैट इज व्हाट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है। अपना फर्स्ट सेक्शन हो गया सेक्शन 3। अब अपना नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 7। सेक्शन 7 बेसिकली कौन सा सेक्शन है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 7 है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। अब आपको पता होगा, मैंने ये आपको पहले भी जब हमने चैप्टर नंबर 1 ही स्टार्ट किया था, मैंने आपको बता दिया था नॉर्मली एक क्या प्रोसेस रहता है। जो भी पर्सन कंपनी बनाना चाहता है, ठीक है, प्रमोटर्स वगैरह हो गए जो भी है, तो वो पर्सन्स क्या करेंगे, वो पर्सन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाएंगे। कहाँ पे जाके एप्लीकेशन लगाएंगे, ऑनलाइन, एमसीए की वेबसाइट पे। ठीक है, तो ऑनलाइन वो लोग एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर आरओसी जो है वो उस एप्लीकेशन को चेक करेगा, अप्रूवल देगा, सब कुछ ठीक है तो आपकी कंपनी को वो बेसिकली क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा इनकॉर्पोरेशन को। कैसे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू करके। पर हमने पढ़ा था एप्लीकेशन लगानी होती है, एप्लीकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। तो अब डिटेल में उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है। अच्छा, अगेन ये सारे सेक्शंस, देखो 4 ही सेक्शंस हैं और आप ट्राई करो कि ये सारे सेक्शंस आप याद कर लो। स्पेशली जो है ये 3 सेक्शन तो याद करनी है, एक सेक्शन अगर आप छोड़ भी देते हो तो चल जाएगा। 3 याद करना है, 7 याद करना है, 8 तो याद करना है, 10 ए भी कर ही लो, जब इतना कर लिया है तो एक और कर लो। चलो, तो सेक्शन 7 अपना किसका है, इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, अच्छा हमें सिर्फ यहाँ पे सेक्शन 7 नहीं पढ़ना है, सेक्शन 7 के साथ साथ हमें रूल्स भी पढ़ने हैं। कौन से रूल्स हैं भाई, रूल्स हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। क्योंकि हम इनकॉर्पोरेशन की बातें पढ़ रहे हैं तो रूल्स भी कौन से वाले आए हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या बोला, अगर हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो हमने पढ़ा था क्या हम एक बिल्डिंग बना दे बन गई कंपनी, नहीं, हमें प्रॉपरली कंपनीज एक्ट में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना होगा। उसके लिए हमें एप्लीकेशन लगानी होगी। अच्छा, वो एप्लीकेशन हम किसके पास लगाएंगे, आरओसी। अब आरओसी के पास क्या मैम, हमें फिजिकली, अच्छा पहले क्या होता था कि अगर किसी को कंपनी बनानी है, कुछ भी करना है तो सब चीजें फिजिकली आपको फॉर्म वॉर्म फिल, जैसे आपको भी याद होगा पहले सारे बैंक वगैरह के काम होते थे या जो भी काम होते थे, पेमेंट वगैरह के सारे काम होते थे, सब कुछ फिजिकली होता था। आजकल के टाइम पे हर एक चीज कैसी हो गई है, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक। बैंक के काम भी आप घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो, आपको जाके लाइन में लगने की जरूरत है क्या, फिर वो बोलते हैं लंच टाइम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, ये मिसिंग है, कल आना परसों आना, यही चलता रहता है। तो इसीलिए अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मतलब हमें जाके फिजिकली आरओसी के पास में फॉर्म वगैरह लेके देन फिल करके देन सबमिट करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होगा एमसीए की वेबसाइट पे। तो एप्लीकेशन लगाओगे आप। अच्छा, कंपनी इनकॉर्पोरेशन की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन मतलब जो फॉर्म है बेसिकली, उस फॉर्म का नाम क्या है, स्पाइस प्लस। क्या नाम है फॉर्म का, स्पाइस प्लस। ठीक है, और उस फॉर्म का नंबर क्या है, INC 32। ये आपको याद करना है, फॉर्म का नाम है स्पाइस प्लस, फॉर्म का नंबर है INC 32। नाउ व्हाट इज दिस स्पाइस प्लस। सबसे पहले हम स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला, स्पाइस प्लस की फुल फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। ठीक है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। देखो बेसिकली क्या होता था, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन में मान लो अगर 5 स्टेप्स हैं या मान लो अगर 10 स्टेप्स हैं, तो हर स्टेप के लिए हमें अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा है, अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ रहा है। जैसे नेम के लिए अलग फॉर्म लगाना पड़ रहा है, डिन चाहिए डायरेक्टर्स को, उसके लिए अलग फॉर्म लगाना पड़ रहा है। ठीक है, GSTIN के लिए अलग फॉर्म जा रहा है, इसके लिए अलग जा रहा है, पैन के लिए अलग फॉर्म जा रहा है, हर एक चीज के लिए अलग अलग फॉर्म लगाना पड़ रहा है आपको। तो आप इरिटेट नहीं हो जाओगे क्या कि यार हमें जब सारी ही चीजें करनी है, जैसे मान लो आप लोगों
आप लोग अपना सीएमए का रजिस्ट्रेशन करवाते हो, ठीक है, तब वो सब डिटेल्स मांगता है आपसे। जैसे आपने फाउंडेशन में करवाया होगा तो उसने सब डिटेल्स ली होगी आपकी 11th-12th वगैरह की, वो सारी चीजें। तो आप क्या, आप हर किसी जो डिटेल को या हर डॉक्यूमेंट को लगाने के लिए आप अलग अलग जाते रहोगे, हर बार के फॉर्म सबमिट करते रहोगे, इरिटेट नहीं हो जाओगे? क्या बोलोगे भाई एक ही बार में कर ले जो करना है। जब तुझे 10 डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए तो एक ही बार में एक ही जगह पे 10 डॉक्यूमेंट ले लो ना। हम बार बार अलग अलग 10 डॉक्यूमेंट के लिए 10 अलग अलग फॉर्म क्यों लगाएंगे? तो यही चीज कंपनीज में भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन में पहले होती थी, हर एक चीज का अलग अलग फॉर्म था। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो प्रोसेस था वो कॉम्प्लिकेटेड था, कम्बरसम था, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था इलेक्ट्रॉनिक आने के बाद भी। इसीलिए इनको रियलाइज हो गया कि यार क्यों ना हम उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दें, क्यों ना जितनी भी चीजें हमें इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे करवानी है उसका एक ही फॉर्म बना दें, सब चीज एक ही साथ आ जाए, डॉक्यूमेंट भी सारे एक ही जगह पे उसी फॉर्म के साथ लग जाए। हर एक चीज का अलग अलग फॉर्म लगाने से तो बेटर है। इसीलिए स्पाइस प्लस क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मेंस, सारी की सारी चीजें एक ही साथ। अभी हम पढ़ेंगे, हमें स्पाइस प्लस में 11 सर्विसेज मिलती है। तो आप खुद सोचो 11 सर्विसेज के लिए 11 अलग अलग फॉर्म्स भरो, 11 अलग अलग बार काम करो, उससे बेटर है एक ही बार में अपने सारे काम हो जाएंगे ना। इसीलिए इसको बोला गया सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। स्पाइस प्लस से पहले ओनली स्पाइस था, फिर उस फॉर्म को और ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया, ठीक है, तो उसको स्पाइस प्लस बना दिया गया। ये आपको फॉर्म का फुल फॉर्म बेसिकली याद करना है। और जो ये है एक वेब फॉर्म है, मतलब हमें फिजिकली भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन भरेगा, जिसमें हमें कितनी सर्विसेज मिलती है, 11 सर्विसेज मिलती है, ठीक है। कुछ कुछ सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की है, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट की है। स्टेट गवर्नमेंट में 3 स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। अभी क्या सर्विसेज है अभी हम रीड करेंगे, ठीक है, पर अभी के लिए आपको कितना याद रखना है कि इस फॉर्म में हमें कितनी सर्विसेज मिलती हैं, 11 सर्विसेज बाय वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड 3 स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नाउ स्पाइस प्लस जो अपना फॉर्म है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जो अपना फॉर्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। देखो सबसे पहले अगर हमें कंपनी बनानी है तो फर्स्ट स्टेप which you need to do is to reserve a name for that company। ऑब्वियसली बात है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उस कंपनी का अपना खुद का नाम भी तो होगा। तो सबसे पहला जो हमें स्टेप करना होता है वो क्या करना होता है, उस कंपनी का नेम रिजर्व करना होता है ना। और हमें ऑब्वियसली बात है एक ऐसा नेम सेलेक्ट करना है उस कंपनी के लिए जो नेम यूनिक हो, जो नेम किसी और कंपनी ने पहले से नहीं ले रखा हो, या ऐसा कोई नेम हम नहीं रख सकते जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से रिजेंबल कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है हमें एक यूनिक सा नाम सोचना होगा और हमें वो नाम रिजर्व करवाना होता है ताकि कोई और उस नाम को ना यूज कर सके। वो नाम रिजर्व हो गया तो वो नाम हम अपनी कंपनी को दे पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी मान लो अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है और वो अपनी कंपनी का नाम रखना चाहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो क्या उसको ये नाम मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये नाम पहले से जो है किसी कंपनी का है ना, तो आपको थोड़ी मिल जाएगा। तो आपको जो भी नाम रखना है यूनिक सा नाम रखना होगा, आपको पहले उसको रिजर्व करना होगा, ठीक है। तो वो सब चीजें पार्ट ए में होती है। पार्ट ए मतलब फॉर्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए में हम अपनी कंपनी के नेम को रिजर्व करवाते हैं और जो रिमेनिंग सर्विसेज हैं इनकॉर्पोरेशन के एप्लीकेशन, पैन हो गया, टैन हो गया, ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो गया एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाला जो होता है, जीएसटीआईएन हो गया, बैंक अकाउंट ओपनिंग हो गया, ठीक है, डिन हो गया। रिमेनिंग जितनी भी सारी सर्विसेज होती हैं वो पार्ट बी में आती हैं। अब देखो आपका जो स्टडी मैट है उसमें ये सब चीजें स्पाइस प्लस के बारे में या स्पाइस प्लस की 11 सर्विसेज के बारे में कुछ भी डिटेल में गिवन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे हो क्या रहा है, क्या है ये फॉर्म। तो नो मैटर हमारे स्टडी मैट में नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको रीड तो कर लेना ताकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पार्ट ए में अपने पास एक ही सर्विस थी, नेम रिजर्वेशन, एंड पार्ट बी में अपने पास 10 सर्विस है। तो टोटल मिलाकर कितनी सर्विसेज हो गई? 11। अब पार्ट बी की सर्विसेज देख लो कौन कौन सी है। एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, डिन होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर हमें कंपनी बनानी है तो ऑब्वियसली वी नो कि हमें डायरेक्टर्स भी चाहिए उस कंपनी के लिए, और कोई बंदा अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको एक आईडी चाहिए होती है, जैसे हम बोलते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डीआईएन के लिए भी आप स्पाइस प्लस में ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स डिन के लिए स्पाइस प्लस में ही अप्लाई कर सकते हैं।
पैन हम लोग जानते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर कंपनी का अलग से होगा। टैन टीडीएस टीसीएस के लिए होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ईपीएफओ ईएसआईसी आपने सुना होगा नॉर्मली, अगर आपके घर पे कोई है तो कि पीएफ कटता है उनका, ठीक है। ईएसआईसी का पैसा होता है बेसिकली जो इनके एम्प्लॉयज होते हैं ये उनके बेनिफिट के लिए होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन लेना होता है। आपको याद है अपना इंडस्ट्रियल लॉ है उसमें हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वहां पर हम बात करेंगे इसकी। एक प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन होता है जो कि मैंडेटरी है सिर्फ महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और कर्नाटका में, बाकी कहीं पे मैंडेटरी नहीं है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन। बैंक अकाउंट भी आप कंपनी का साथ में ही ओपन कर सकते हो स्पाइस प्लस में ही। जीएसटीआईएन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है बट अगर आपको लेना है तो आप इसमें ही ले सकते हो। और लास्ट है शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। नाम पढ़ लेना, डिटेल में मत जाना, ठीक है, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि अच्छा पार्ट बी में ये सर्विसेज। अब आप खुद सोचो ये सारी सर्विसेज के लिए हमें अलग अलग अप्लाई करना पड़ता तो हमें जोर आता नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए एक ही साथ इसी फॉर्म में हमें सब कुछ मिल गया। चलो अब इसके बाद में यहां से इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। अगर हमें कंपनी बनानी है तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो हमने बात कर ही ली, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कंपनी का नेम डिसाइड करो और नेम को रिजर्व कराओ। तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे और हम रजिस्ट्रार को वो लगाएंगे एप्लीकेशन के साथ में। तो अपना सेकेंड स्टेप क्या हो गया, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। देन आरओसी वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह को चेक करेगा और चेक करके हमें क्या इशू कर देगा, सीओआई, दैट इज व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद में हमें क्या दे देगा, मतलब हमारी कंपनी को वो क्या दे देगा, सिन। सिन क्या होता है, कंपनी या फिर कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक नंबर मिल जाता है कंपनी को बेसिकली। तो ये हम कह सकते हैं 4 अपने स्टेप्स हो गए जो कि हमें फॉलो करने होते हैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। अब जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने से पहले एक बार आप समरी और देख लो तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो बेसिकली क्या होता है, वैसे तो ये सारी जो चीजें होती हैं प्रैक्टिकली एमसी की वेबसाइट पे जाके होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमें थ्योरी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ बेसिक पता होना जरूरी है कि देखो सबसे पहले जो स्पाइस प्लस फॉर्म है, क्या ये हमारे पास आसमान में से आएगा, ठीक है, भगवान जी देके जाएंगे हमें, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक वेब फॉर्म है तो हमें इसको कहाँ पे जाके फिल करना होगा, हमें इसको एमसीए की वेबसाइट पे जाके फिल करना होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम एमसीए की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करेंगे। अच्छा, अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन करोगे, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो एमसीए पे क्या होता है, हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे हम करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है, तो आपको वो करना होगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो पहले अकाउंट बनाओ, और बना हुआ है तो लॉग इन करने से हो जाएगा। लॉग इन कर लोगे, वहां पे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा स्पाइस प्लस फॉर्म। उसके बाद में आप वो स्पाइस प्लस फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा, आप उस फॉर्म को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है, दिस फॉर्म कैन नॉट बी डाउनलोडेड। अब 2 पार्ट से उस फॉर्म के, पार्ट ए फिल कर लो, नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर दो। देन पार्ट बी में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं, इंफॉर्मेशन फिल करनी है, वो आप फिल कर दो, सबमिट कर दो आरओसी को, आरओसी वेरीफाई कर देगा एंड देन फाइनली वो आपको क्या इशू कर देगा, सीओआई और सीआईएन, ठीक है। तो ये अपने हो गए समरी। चलो अब हम जो भी अपने स्टेप्स हैं उसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले आपको बोला है कि आपको क्या करना होगा, आपको नेम रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो क्या बोला है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी कंपनी का प्रमोटर है, प्रमोटर बेसिकली समझ गए ना, प्रमोटर कौन होता है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो हमें कंपनी बनानी है ना, तो उसके लिए प्रमोटर वर्ड यूज हो रहा है। तो प्रमोटर सबसे पहले जो भी है वो कंपनी का नेम सिलेक्ट करेगा, और ये हमने बात कर ली कि जब भी वो नेम सिलेक्ट करेगा तो पहली बात तो आपका नेम यूनिक होना चाहिए, किसी दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा एक लिस्ट गिवन है रूल 8 में, जिसमें एक लिस्ट दी हुई है अनडिजायरेबल नेम्स की, मतलब कुछ लिस्ट में कुछ नाम दिए हुए हैं जो कि आप अपनी कंपनी का नहीं रख सकते हो, या फिर उसके लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, जैसे नेशनल, रिपब्लिक, गवर्नमेंट, ये सब अगर आपको स्टेट, ये सब आपको अगर अपनी कंपनी के नाम के आगे लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है ये सब चीजें अगर आप ऐसे ही लगा लोगे अपने कंपनी के आगे तो हर बंदा जो है वो क्या समझ लेगा, नॉर्मल लेमैन क्या समझ लेगा, ये तो गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट वाले हैं, तो इसीलिए ये सारे आप वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये वर्ड्स यूज करना इतना जरूरी ही है अपने
कंपनी के नाम में, तो आप पहले सीजी से अप्रूवल लोगे। अभी लिस्ट वगैरह हमें याद करने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। तो जो भी है आप अप्लाई कर दो फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। उसके लिए अपने पास क्या था, स्पाइस प्लस का पार्ट ए। ठीक है, ये तो अपना हो गया स्टेप नंबर 1। अब यहां से अपना सेक्शन 7 स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो रिमेनिंग स्टेप्स है ना वो प्रोसेस वाले, वो हमें कहां पर गिवन है, सेक्शन 7 में गिवन है। तो अब जो स्टेप 2 है सेक्शन 7 में गिवन है, स्टेप 2 ऑनवर्ड्स बेसिकली। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि अब हमने नेम वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया, रिजर्व कर दिया। अब हमें आरओसी को डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगा के, मतलब डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करके फाइल करना होगा विद आरओसी। तो सबसे पहले तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करने होंगे, कंपनी के एमओए और आर्टिकल्स। ऑब्वियसली बात है, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपनी के फंडामेंटल चार्टर डॉक्यूमेंट्स कहते हैं हमने, मतलब बेसिकली नींव। ठीक है, कंपनी कैसे काम करेगी जो है, कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा, वो आर्टिकल्स में लिखा होता है। कंपनी के बारे में जो मेन चीजें होती है, कंपनी का ऑब्जेक्ट्स, कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी के, कैपिटल कितना है, वो सब चीजें कहाँ पे लिखी हुई होती हैं, एमओए में। ठीक है, अपना नेक्स्ट चैप्टर है ये, वहां पर हम पढ़ते हैं डिटेल में एमओए आर्टिकल्स में क्या होता है। तो सबसे पहले तो एमओए एंड आर्टिकल्स हमें लगाने हैं, और इनको कौन साइन करेंगे, जो भी सब्सक्राइबर्स टू एमओए। सब्सक्राइबर्स टू एमओए समझ गए ना, मतलब बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी बन रही है, हम एमओए को सब्सक्राइब करके, मतलब हम एग्री कर रहे हैं कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीद के इस कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 लोग चाहिए होते हैं मिनिमम, तो मिनिमम 2 लोग क्या बोलेंगे कि हम एमओए को सब्सक्राइब कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अंडरटेक कर रहे हैं कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीद के इस कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं, मतलब मेंबर ओनर बन रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करता है, तो जो फर्स्ट वाले मेंबर्स होते हैं जब कंपनी बनती है, तो उनको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू एमओए। एमओए में लिखा जाता है कि ये लोग हमारी कंपनी के इतने इतने शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके बाद में जाता है डिक्लेरेशन, जो कि जाता है फॉर्म INC 8 में। अब ये डिक्लेरेशन देखो कौन देगा, एडवोकेट या फिर CA, CS या CMA इन प्रैक्टिस, यानी या तो एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल या एक एडवोकेट डिक्लेरेशन देगा। कौन सा, मतलब ये सारे के सारे लोग नहीं देंगे, इनमें से जो भी पर्सन जिसकी हमने हेल्प ली, जैसे मान लो अगर आपको कंपनी बनानी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो लोग किसके पास जाते हैं, CS के पास जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ये उनका मेनली काम होता है। CA भी करता है ये काम। तो जिस प्रोफेशनल की आप हेल्प लेते हो, और जो प्रोफेशनल आपका कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, वो वाला प्रोफेशनल डिक्लेरेशन देगा। और साथ में और कौन डिक्लेरेशन देगा, ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जो कि कंपनी का कौन है, डायरेक्टर है या मैनेजर है या सेक्रेटरी है। तो एक तो डिक्लेरेशन कौन देगा, जो प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व है, और दूसरा ऐसे लोग जिनका नाम कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है एज कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी। और ये लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, क्या लिख कर देंगे कि भाई जो भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है या जो भी रूल्स की रिक्वायरमेंट्स है विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनीज एक्ट में और कंपनी रूल्स में जो भी लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है, सारी कंडीशन, सारी कंप्लायंसेस हम लोगों ने ये कंपनी बनाते टाइम की है, डिक्लेयर करके आपको देना होगा। किस फॉर्म में, INC 8 में। और ये डॉक्यूमेंट किसके पास जाएगा, ROC के पास। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट। अब एक और डिक्लेरेशन जाएगा इन फॉर्म INC 9। ये कौन देंगे, ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू एमओए। अभी हमने बात की कि एमओए का जो सब्सक्राइबर है, जो भी एमओए को सब्सक्राइब कर रहा है, मतलब जो भी बेसिकली अंडरटेक कर रहा है कि मैं कंपनी के शेयर्स ले रहा हूं, तो सब्सक्राइबर टू एमओए वो डिक्लेरेशन देंगे। और साथ में कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो कंपनी बनी है उस टाइम पे जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, जिनका नाम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, वो डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे, देखो बेसिकली आप मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा पर्सन आपके पास आ जाए जो गैंगस्टर है, ठीक है, जिसने मतलब बहुत ज्यादा मान लो आतंक मचाया हुआ है, या जो जेल वेल जाके आया है, ठीक है, बहुत सारे फ्रॉड के केसेस हो रखे हैं उसके ऊपर। अब वो बंदा जेल से बाहर निकलने के बाद क्या कह रहा है, अब तो मैं कंपनी बनाऊंगा। तो हम क्या किसी ऐसे बंदे को अलाउ करेंगे, नहीं। तो उसको यही डिक्लेयर करना है कि भाई मुझे किसी भी ऑफेंस के चलते कन्विक्ट नहीं किया गया है, ही इज नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, यानी पहले उसने
क्या बोला यहाँ पे कि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्सन जो अब एक कंपनी बनाना चाहता है, पहले उसने कोई कंपनी बनाई हो और उस कंपनी को बनाते टाइम, प्रमोशन के टाइम, फॉर्मेशन के टाइम उसने उस कंपनी में फ्रॉड वाला काम किया हो या कुछ भी गलत काम किया हो जिसके चलते कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पहले उल्टा काम करके आए हो तो हम आपको अब अलाउ नहीं करेंगे। ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में पहले किसी भी ऑफेंस के चलते आप कन्विक्ट नहीं होने चाहिए हो, आप गिल्टी नहीं होने चाहिए हो। दूसरा, ना ही आपने नॉट बीन फाउंड गिल्टी, ना ही आपने कोई फ्रॉड किया होना चाहिए। मिसफीजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपकी जो भी ड्यूटीज बनती है एज पर कंपनीज एक्ट, उसका ब्रीच आपने नहीं किया और सारी ड्यूटीज अपनी निभाई होनी चाहिए आपने, ठीक है। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में भी आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होना चाहिए और प्रीवियस कंपनीज एक्ट में भी आपने ऐसा कुछ भी, मतलब जो भी उस टाइम पे बेसिकली एक्ट एप्लीकेबल है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलना चाह रहा है कि अगर मैं आज कंपनी बना रही हूं तो मैं पिछले 5 साल जो है, आज से पहले के पिछले 5 साल जो है उसमें मेरे ऊपर कोई भी ऐसा केस वेस नहीं होना चाहिए, या पिछले 5 साल बेसिकली मैंने कोई भी फ्रॉड या कोई भी मिसफीजेंस, कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी वगैरह नहीं किया होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैंने जो है ये सब चीजें की है, मान लो, और अगर मैं गिल्टी विल्टी प्रूव हुई हूं, ठीक है, तो उसके बाद क्या बोला, 5 साल, अगले 5 साल तक आप कोई नई कंपनी नहीं बना पाओगे। मतलब जिस दिन आप कंपनी बनाना चाहते हो उसके पहले के 5 साल जो है आप गिल्टी नहीं होने चाहिए हो, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो हमसे एक बार गलती हो गई तो लाइफ टाइम बैन कर देंगे, लाइफ टाइम आप कंपनी नहीं बना सकते, नहीं, 5 ईयर्स का आपको गैप रखना होगा और फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा बेसिकली। और एक लास्ट पॉइंट आपको क्या डिक्लेयर करना है कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग आरओसी के पास फाइल कर रहे हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है दैट इज ट्रू एंड करेक्ट टू आवर नॉलेज एंड बिलीव। इसका मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन हम, जो भी डॉक्यूमेंट जो है जो आरओसी को दे रहे हैं उसमें जो भी चीजें लिखी हुई है उसमें कुछ भी चीज गलत नहीं है, हमने कोई झूठ नहीं बोला है, कोई मक्कारी नहीं करी, कुछ भी गलत नहीं करा है। एवरी इंफॉर्मेशन जो उस डॉक्यूमेंट में है दैट इज करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू टू बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। इसका मतलब हमारी तरफ से हमने पूरा सब कुछ चेक कर लिया और हमारी तरफ से हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जितना हम देख सकते हैं, जितना हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, ठीक है। ये सब चीजें आपको डिक्लेरेशन देना है आईएनसी 9। तो आईएनसी 8 में कौन डिक्लेयर कर रहा है, प्रोफेशनल्स और कंपनी का डायरेक्टर या सेक्रेटरी ये सब। और आईएनसी 9 में कौन डिक्लेरेशन दे रहा है, सब्सक्राइबर्स टू एमओए एंड पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। ये कुछ कुछ चीजें आपको याद करनी होंगी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको अच्छे से करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बताना है, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस टिल द कंपनी हैज रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश्ड। देखो क्या होता है कि कंपनी है तो कंपनी का अपना खुद का एक ऑफिस होगा, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। लेकिन मान लो जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनता है, मान लो कंपनी जो है वो बाद में बनाएगी, अभी उसने अप्लाई पहले ही कर लिया है, ऑफिस वगैरह वो बाद में ढूंढेगी, बाद में रखेगी, तो तब तक के लिए एक करस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस दे दो। यानी अगर आरओसी को कुछ कम्युनिकेट करना हो या हमें कुछ कम्युनिकेट करना हो तो किस एड्रेस पे हम कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता। बिकॉज एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस बन गया तो फिर सारे कम्युनिकेशन उस पे ही होगी। नेक्स्ट आपको क्या देना है, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका सब्सक्राइबर है एमओए का, है ना, उसके सब डिटेल्स वगैरह जाएंगी, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसके नेशनैलिटी वगैरह, उसका आईडी प्रूफ। ऑब्वियस सी बात है, हम जैसे आजकल के टाइम पे तो आपको पता ही है, इवन अगर हम घर पे कोई मेड रखते हैं, ड्राइवर, मतलब कोई बेसिक से बेसिक किसी पर्सन को अगर हम हायर करते हैं तो हम उसका आईडी वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह ये सब चीजें भी होती हैं। तो हमें इतना श्योर होना पड़ता है कि यार ये बंदा क्रिमिनल तो नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, जो पर्सन एक कंपनी बना रहा है तो हमें उसकी डिटेल्स वगैरह भी जो है वो एक्यूरेट जो है, सही है कि नहीं है, वो पर्सन सही है कि नहीं है, तो इसके लिए सब चीजें हमें बतानी होती है। तो सब पर्टिकुलर्स जाएंगे ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम और सारे पर्टिकुलर्स जाएंगे ऑफ एवरी फर्स्ट डायरेक्टर। तो सब्सक्राइबर्स के भी जाएंगे और फर्स्ट डायरेक्टर्स के भी जाएंगे, वही नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी। अब डायरेक्टर है तो एक एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, डिन, ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और आईडी प्रूफ तो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन आर्टिकल्स एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। देखो क्या बोला है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्संस
mentioned as first directors in any other firms or body corporates and their consent to act as director of the company DIR 12। अब सुनो ये क्या बोलना चाह रहा है आपसे। देखो ऐसा भी तो पॉसिबल, जैसे मान लो अभी जो हम कंपनी बना रहे हैं उस कंपनी का नाम है मान लो पिंकू लिमिटेड, ठीक है, जो हम कंपनी अभी बना रहे हैं, और इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है मिस्टर, क्या नाम रखें, ए ही रख लो अभी, चलो। तो मिस्टर ए नाम का पर्सन है जो कि इस पिंकू लिमिटेड का क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है। तो अब क्या हम उसको ये बोल दे कि भाई अगर तुझे पिंकू लिमिटेड का डायरेक्टर बनना है तो दैट मीन्स कि तुम किसी भी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते या किसी भी दूसरी एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है, एक पर्सन अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, किसी एलएलपी का पार्टनर भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसको ये बताना होगा कि भाई मैं और किस किस कंपनी में इन्वॉल्व हूं। तो जैसे मान लो ये जो ए है, एक कोई मान लो बी लिमिटेड नाम की कंपनी का डायरेक्टर है, तो उसको ये बताना होगा। ए मान लो किसी एलएलपी का पार्टनर है, तो उसको ये भी बताना होगा। तो इसका मतलब जो हमारी कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है वो और कहां कहां पे इंटरेस्टेड है, किस किस फर्म में इंटरेस्टेड है, किस किस कंपनी में इंटरेस्टेड है एज अ डायरेक्टर और एज अ पार्टनर, ये सब चीजें हमें आरओसी को बतानी होंगी। ये सब आगे काम आता है, बिकॉज बेसिकली क्या होता है कि जब हम आगे पढ़ते हैं, कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ में या दूसरी फर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है, तो उस टाइम पे हमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स देखने होते हैं कि किसी डायरेक्टर का पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। तो पता होना चाहिए पहले से ही कि कौन सा पर्सन किस किस कंपनी में और किस किस फर्म में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये सब चीजें आपके फाइनल में आएंगी, हम सारे सेक्शंस पढ़ेंगे वहां पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आपको बेसिक सा याद रखना है, ठीक है। और उनकी कंसेंट भी लगानी है। भाई तुम जिस पर्सन को बोल रहे हो कि तुम आओ और हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनो, तो क्या वो बंदे का नाम तुमने ऐसे ही लिख दिया? नहीं, उस पर्सन की कंसेंट भी होना इंपॉर्टेंट। जैसे हमने नॉमिनी पढ़ा था तो उसकी कंसेंट चाहिए, सिमिलरली वैसे डायरेक्टर अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी का बन रहा है तो उसकी कंसेंट का होना इंपॉर्टेंट है, और वो हमें फाइल करनी है आरओसी के पास में इन द फॉर्म DIR 12, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं। तो अपना स्टेप 1 क्या हो गया, नेम रिजर्वेशन, एंड स्टेप 2 जो है वो अपना क्या हो गया, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी। चलो अब ये हो गया। अच्छा एक और चीज थी यहाँ पे, एक सेकेंड, आपको याद होगा अभी हमने पॉइंट नंबर ई में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स टू एमओए है, सब्सक्राइबर्स टू एमओए की डिटेल्स जाती हैं, नेम, एड्रेस, ये सब, ठीक है। लेकिन ये सब जो है ना, मतलब क्या पर्टिकुलर्स जाएंगे, क्या डिटेल्स जाएंगी, क्या क्या चीजें लगानी है, ये डिटेल में कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है, रूल नंबर 16 में। अभी रूल नंबर 16 आपको बस रीड करना है, जो कि हम जल्दी से बुक से रीड कर लेंगे, ठीक है। हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। एक सेकेंड, ये देखो, देखो क्या बोला है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सब्सक्राइबर टू बी फाइल्ड विद आरओसी ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रूल 16 में हमें गिवन है। यानी बेसिक जो सारी चीजें हैं वो तो देखो हमने यहाँ पर पढ़ी ली ना, जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमने यहाँ पे पढ़ी ली कि आपको क्या लगाना है, नेम लगाना है, एड्रेस लगाना है, नेशनैलिटी लगानी है आईडी प्रूफ के साथ में। बट ये डिटेल में भी आपको दे रखा है कि डिटेल में ये सारे अदर पर्टिकुलर्स हैं, ये सब भी आपको लगाने हैं, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लेना, अपने मन से भी लिख सकते हो, बहुत ही बेसिक चीज है। देखो क्या बोला, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स लगाने हैं एवरी सब्सक्राइबर को। सबसे पहले उसका नाम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम, रीसेंट फोटो जाएगी, फादर्स या मदर्स नेम जाएगा, नेशनैलिटी जाएगी, डीओबी जाएगा, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, पैन जाएगा, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जाएगी, ईमेल आईडी, फोन नंबर जाएगा, आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जाएगा। अब ये आपने एक बार रीड कर लिया, अब क्या इसको बार बार याद करने की जरूरत होती है? नहीं, मन से लिख सकते हैं। तो आपको ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना, एक बार रीड करके काम हो जाए, उस पर हमें बहुत बार टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग वाले ही टॉपिक्स हैं। अच्छा इसके बाद देखो क्या बोला है, अगर जो सब्सक्राइबर है इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, द पर्टिकुलर्स, बेसिकली क्या बोला, अगर मान लेते हैं जैसे मान लो मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर एक्स अपनी जो कंपनी थी पिंकू लिमिटेड उसका सब्सक्राइबर बनना चाहता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि वो किसी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर हो या किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर हो, तो बेसिकली उस वाली कंपनी की भी डिटेल्स जाएंगी। तो नेम ऑफ द कंपनी, उस वाली कंपनी का CIN जाएगा, ठीक है, और वो उस कंपनी में डायरेक्टर है या प्रमोटर है, वो सब चीजें हमें बतानी होंगी, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या बोला है, वेयर द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई कंपनी, जैसे अपनी कंपनी बन रही है पिंकू लिमिटेड, तो क्या जरूरी है इस पिंकू लिमिटेड के सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब जो सारे मेंबर्स बनना चाहते हैं, शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, क्या जरूरी है वो सारे नेचुरल पर्सन ही हो, इंडिविजुअल्स ही हो? क्या कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर, सब्सक्राइबर नहीं बन सकती? बिल्कुल। अभी आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा था, तो उसमें हमने यही तो पढ़ा था, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रही है, मतलब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की मेंबर ही तो है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। तो अगर जो सब्सक्राइबर है टू मेमोरेंडम, मतलब जो ये फर्स्ट मेंबर बन रही है, वो कंपनी ही है, मतलब मान लो एक कंपनी ही है जिसका नाम है डिंकू लिमिटेड। डिंकू लिमिटेड एक कंपनी है और अब नई कंपनी बन रही है पिंकू लिमिटेड, और डिंकू लिमिटेड इज पिंकू लिमिटेड की मेंबर बनने वाली है, तो बन सकती है। तो अब हमें डिंकू लिमिटेड की डिटेल्स लगानी होगी कि नहीं लगानी होगी? बिल्कुल। तो अब क्या आप इसका फादर्स नेम बताओगे, कंपनी का फादर? ठीक है, वो तो नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है उसके अपनी डिटेल्स जाएंगी, कंपनी के टाइप की डिटेल्स जाएंगी। तब इस डिंकू लिमिटेड की क्या क्या डिटेल्स जाएंगी वो यहाँ पे दे रखा है। उसका ऑब्वियसली बात है सिन जाएगा, ठीक है। नाम क्या है, डिंकू लिमिटेड नाम है, डिंकू का सिन क्या है वो जाएगा, डिंकू का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्या है या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है वो जाएगा, डिंकू की ईमेल आईडी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला है, इफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज अ कंपनी, ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया तो डिंकू लिमिटेड एक कंपनी है ना, मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, अगर सब्सक्राइबर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसका मतलब कंपनी भी हो सकती है कंपनीज एक्ट वाली, और अदर देन कंपनी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल LLP भी हो सकती है। तो ये बोल रहा है कि अगर जो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सब्सक्राइबर बन रही है, अगर वो कंपनी है तो उसकी डिटेल्स क्या क्या जाएंगी, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब बेसिकली डिंकू लिमिटेड जो है, डिंकू लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, बोर्ड मीटिंग में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अप्रूवल देंगे। जैसे आपको ORSR याद है ना, हमने पढ़ा था। ORSR क्या होता था, मेंबर्स की मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास होता था, वैसे बोर्ड की मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पास होता है। बोर्ड की मीटिंग जैसे मान लो 10 डायरेक्टर्स है, तो यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग होगी मेजॉरिटी से। तो अगर 6 लोग, 6 डायरेक्टर्स हाँ बोल देंगे, तो हम कह सकते हैं क्या पास हो गया, BR। समझ आई बात? तो अब ऑब्वियसली बात है यार, जो डिंकू लिमिटेड है, जो डिंकू लिमिटेड है वो पिंकू लिमिटेड का सब्सक्राइबर बनने वाला है, तो डिंकू लिमिटेड में अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? इंडिविजुअल होता है तो वो खुद की कंसेंट वगैरह ये सब खुद ही कर लेता है, बट कंपनी है तो कंपनी में तो हमें प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो जो ये डिंकू लिमिटेड है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन, कि भाई हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑथोराइज कर रहे हैं इस कंपनी को कि वो दूसरी जो कंपनी है उसके MOA का सब्सक्राइबर बने और उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तो BR पास करना होता है, वो लगाना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी सब्सक्राइब बाय द बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, ये जो डिंकू लिमिटेड है, ये पिंकू लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीद रही है, 10, 20, 30, कितनी परसेंटेज है, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन ऑथराइज्ड टू सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। अब देखो अल्टीमेटली क्या होता है तो डिंकू लिमिटेड के नाम से, बट डिंकू लिमिटेड खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो किसी को तो ऑथराइज करेगा, भाई मेरे बिहाफ पर तुम काम कर लेना। तो किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी ऑफिसर को ऑथराइज किया जाता है कि तुम उस कंपनी के बिहाफ पे काम कर लेना। तो किसको ऑथराइज किया गया है, पर्सन को कंपनी के बिहाफ पर एक्ट करने के लिए, उसका नेम, एड्रेस और डेजिग्नेशन जाएगा कि भाई वो डायरेक्टर है, ऑफिसर है, कौन है, वो सारी चीजें हमें लगानी है। तो ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है, ये सब सारी याद करने की चीजें। अच्छा, ऐसा अब यहाँ पे तो हमने क्या पढ़ा कि अगर जो बॉडी कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कंपनी है, बट हमने यहाँ पर बात की थी वो LLP भी तो हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट एक LLP है, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है।
तो क्या बोला है, अगर जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो एलएलपी है तो क्या हम वहां पे बीआर पास करेंगे? नहीं, वहां पे वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, वहां पे बोर्ड थोड़ी होता है, डायरेक्टर्स थोड़ी होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन अग्रीड टू बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स का रेजोल्यूशन, पार्टनर्स का अप्रूवल, और बाकी सारी चीजें सेम ही है। ऑथराइजेशन टू सब्सक्राइब टू एमओए एंड मेक इन्वेस्टमेंट, सेम चीज है। नंबर ऑफ शेयर्स जो ले रही है वो एलएलपी पिंकू लिमिटेड के, वो लिखना है। एंड नेम ऑफ द पार्टनर, अब यहाँ पे सिंपल है, पार्टनर को ऑथराइज किया जाएगा तो जिसको हमने ऑथराइज किया है उसका नाम आ जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट हो, यानी कोई बाहर की कंपनी, जैसे मान लो यूएस की कंपनी इंडिया वाली पिंकू लिमिटेड में अगर अपना पैसा लगा के सब्सक्राइबर टू एमओए बनना चाहती है, इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली। तो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है तो डिटेल्स जाएंगी किसकी, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट। जो फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट है वो जहां पर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको क्या मिला होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो लगाना है हमें। और उस फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस हमें लगाना है। तो ये सब डिटेल्स जाएंगी अगर सब्सक्राइबर जो है वो कौन होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा, या फिर बेसिकली अलग अलग बता दिया कंपनी का या एलएलपी का, या फिर अगर इंडिविजुअल है तो ये सब डिटेल्स जाएंगी, फर्स्ट वाला पॉइंट। और अगर वो ऑलरेडी किसी और कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर है तो ये सब डिटेल्स जाएंगी। तो अब मेरी बात सुनो, नॉर्मली मैम जैसे अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, सिर्फ हमें स्टेप्स पूछे इनकॉर्पोरेशन के, तो क्या हमें ये पूरा रूल 16 लिखने की जरूरत है? नहीं। तब आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ, तब आप सिर्फ और सिर्फ जो आपने वहां पे नोट से पढ़ा है ना, इतना ही, पॉइंट नंबर ई में जितना लिखा हुआ है उतना ही लिखना। स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया कि इन पर्टिकुलर्स को डिटेल में लिखो रूल्स के अकॉर्डिंग, तब तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर स्पेसिफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया जहां पे आपसे उन डिटेल्स को एक्सप्लेन करने को पूछा जाता है, तब तो आपको वो लिखना है। चांसेस कम ही है ऐसा क्वेश्चन आने के, पर आ भी सकता है, ठीक है। सो मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल पढ़ के ही मत जाना, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो एक बार रीड कर लेना। वो टॉपिक ऐसा है जो आपने रीड कर लिया, अब आप खुद से भी लिख सकते हो, बेसिक बेसिक चीजें, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगा के लिखना होगा, ठीक है। तो ये अपना कौन सा वाला स्टेप हो गया, ये अपना हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हमने क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके हमने आरओसी के पास में फाइल कर लिया। अब देखो क्या स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 तो बहुत ही इजी है। स्टेप 3 क्या है, इश्यू ऑफ सीओआई। अब आरओसी जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं उसको क्या कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, सब कुछ ठीक है तो वो हमें क्या इशू कर देगा, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर क्या है, INC 11, इसको स्टार लगा लो। ये MCQ में भी पूछ सकता है कि COI किस फॉर्म में आता है, ठीक है। तो फॉर्म नंबर INC 11। और अगर एक कंपनी को COI मिल गया, आरओसी ने उसे COI दे दिया, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस है। इसका मतलब अगर मेरे पास COI है तो क्या मुझे कोई बोल सकता है, मेरी कंपनी को कोई बोल सकता है कि ये कंपनी तो वैलिड ही नहीं है, हम तो मानेंगे ही नहीं कि ये कंपनी है? नहीं, COI कंक्लूसिव एविडेंस है कि भाई कंपनी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलो, और लास्ट क्या है, अलॉटमेंट ऑफ सिन। उसके बाद में कंपनी को मिल जाएगा एक कंपनी का या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम कहते हैं सिन। एंड ऑन एंड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन COI, ROC shall allot sin to the company, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है कंपनी की, ठीक है। एक अलग से, जैसे अपने पास में आधार वगैरह होता है, वैसे जब कंपनी बनती है तो कंपनी की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, उसका सिन, ठीक है। तो ये अपने सारे स्टेप्स हो गए। तो स्टेप 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं किस पे, अदर कंडीशंस। बेसिकली देखो सारे कंपनी इनकॉर्पोरेशन की सारी चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन सेक्शन 7 जो अभी अपना चल रहा है उसमें कुछ 2-3 बातें और आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं अदर कंडीशंस। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। बेसिकली अभी तक हमने जो भी पढ़ा कि कंपनी ने स्टेप नंबर 2 में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, इंफॉर्मेशन फाइल किए विद आरओसी, तो क्या हमें ऐसा करना होता है कि हमने एक बार इंफॉर्मेशन दे दी आरओसी को, अब जैसे ही हमें COI मिल गया आग लगा दो उसको, ये रद्दी में बेच दो, मिल जाएंगे हमें 10 रुपए? तुम लोग करते होगे ऐसे कि है ना, एग्जाम जैसे अभी तो नहीं करते होगे ऑब्वियसली बात है, बट जब स्कूल में करते होगे कि जैसे मान लो एग्जाम खत्म हुए 9th क्लास के,
तो अभी हम रिजल्ट आए चाहे मत आए, हमें पता है हम तो पास होने वाले हैं, तो हम रद्दी निकालते थे, फिर 10 रुपए आते थे हमारे पास, फिर हम बहुत खुश होते थे, ऐसे ही करते थे ना। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं करना है, ना तो आग लगानी है, ना तो रद्दी में बेचना है। आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट जो कि आपने आरओसी के पास में फाइल करे हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिजर्व करके रखना है कंपनी को। कहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है? जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे। कब तक? 1 साल 2 साल नहीं, जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, जब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस है तब तक प्रिजर्व करके रखना है। जब कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तब आप उसको आग लगा दो, बट जब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस है, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो रही है, तब तक क्या हमें उसको रद्दी में बेचना है, आग लगानी है? नो, प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है फर्निशिंग फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स एट इनकॉर्पोरेशन। मान लो जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, तो जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर रहे हैं, तो आपको याद है हमने ऊपर डिक्लेरेशन दिया था कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं उनमें सारी इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड मतलब कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है ना, वो सारी चीजें हमने मेंशन की थी। बट व्हाट इफ अगर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किया है उसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर आपने फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन लगाई या इंपॉर्टेंट बातें, मटेरियल बातें, ठीक है, उनको सप्रेस किया, मतलब जो या तो गलत बोला या जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको छुपाया, तो अगर आपने ऐसा किया एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो भी पर्सन ये सब चीजें कर रहा है जानबूझकर, विलिंगली या नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा है या मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अंडर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447 बात करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड मतलब हम जानबूझकर, पता होते हुए भी कुछ गलत कर रहे हैं तो फ्रॉड कर रहे हैं, इंटेंशन इन्वॉल्व है ना। तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 447 में पनिशमेंट फॉर फ्रॉड है, फ्रॉड की डेफिनेशन, और उसके बाद बता रखा है कि अगर आप फ्रॉड करते हो तो ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर पनिशमेंट है, इंप्रिजनमेंट वगैरह भी वहां पे गिवन है। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से जानबूझकर इंफॉर्मेशन देता है जो कि गलत है, तो उसके ऊपर सेक्शन 447 ऑफ कंपनीज एक्ट में एक्शन लिया जाएगा। एंड आपको सेक्शन 447 याद रखना है, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत बार आगे कंपनीज एक्ट में रिपीट होता है। सेक्शन 447 याद कर लो, फ्रॉड का है, फ्रॉड की पनिशमेंट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, जो ये वाला पॉइंट था इसमें आपको क्या कहा था कि अभी इनकॉर्पोरेशन जो है वो हो रहा है और उस टाइम पे आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है और उस टाइम पे आप पकड़े गए। आगे वाला क्या बोला है देखो, नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मतलब पहले वाले में तो ये था कि उस टाइम पे ही पकड़ लिया जब आपने इंफॉर्मेशन दी है, इनकॉर्पोरेशन अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही हमने पकड़ लिया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दी है। बट ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है ना कि कंपनी ने इंफॉर्मेशन गलत दे दी बट उस टाइम पे आरओसी या किसी को पता नहीं चला और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई गलत इंफॉर्मेशन देके या मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस करके, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं और जो लोग डिक्लेरेशन दे रहे हैं अंडर पॉइंट नंबर बी ऑफ स्टेप 2, अब वही वाला पॉइंट नंबर बी जो हमने भी पढ़ा था, है ना, पॉइंट नंबर बी ये रहा कि डिक्लेरेशन जाएगी कौन कौन, जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है और जो फर्स्ट और जो कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन्ड है एज कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, ये सब जो लोग होंगे, ये सब लोग जो होंगे वो लाइबल फॉर एक्शन होंगे। अगेन कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड के लिए। अल्टीमेटली दोनों में सेम ही चीज है, चाहे उसी टाइम पे पता चल गया तभी भी आपके ऊपर 447 एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो आपको ये नहीं बोलेंगे अब तो कंपनी बन गई ना, अब तो कोई बात नहीं, तुमने इंफॉर्मेशन गलत दी थी तो दी थी, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दो, नहीं। अब भी जब पता चलेगा कि गलत इंफॉर्मेशन देकर कंपनी बनाई है तुम लोगों ने, तो भी लाइबिलिटी आ जाएगी अंडर सेक्शन 447, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। अब देखो ऑब्वियस की बात है कि अगर कंपनी गलत इंफॉर्मेशन से, फॉल्स इंफॉर्मेशन से या मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस करके अगर बन गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है अब हमें कुछ तो एक्शन लेना होगा। तो जो पर्सन्स गलत है उनके ऊपर तो ठीक है हम 447 की पनिशमेंट लगा देंगे, लेकिन बात कहां तक जाएगी, बात जाएगी ट्राइब्यूनल के पास, बिकॉज कंपनी गलत तरीके से बनी है ना, तो अब कुछ तो होगा ही वहां पे। तो क्या बोला, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है
बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट या सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट्स वगैरह, वही सेम लाइन लिखनी है। तो ट्राइब्यूनल के पास अगर कोई एप्लीकेशन लगाएगा तो ट्राइब्यूनल क्या क्या चीजें कर सकता है। तो अब ट्राइब्यूनल क्या बोल सकता है, ट्राइब्यूनल में पास ऑर्डर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी और चेंजेस इन एमओए आर्टिकल्स। यानी ट्राइब्यूनल बोल सकता है कि मैनेजमेंट को चेंज करो, या जो पर्सन मान लो गलत कर रहे थे उनको हटाकर किसी नए पर्सन को ले आएगा, या बोल देगा कंपनी के एमओए और आर्टिकल्स को चेंज करो। ठीक है, अब कंपनी बन तो गई है, तब क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं उसके रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर पास करेगा। तो या तो वो क्या बोल देगा, कंपनी को क्या करो, रेगुलेट करो, मैनेजमेंट को ठीक करो, या चेंजेस करो एमओए आर्टिकल्स में। या फिर ये भी बोल सकता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी को अभी हम क्या कर देते हैं, अनलिमिटेड, क्योंकि तुमने गलत हरकतें करी है। तो जो भी लायबिलिटीज है कंपनी की वो तुम अभी अपनी जेब से पे करो, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि कंपनी के नाम को हटा दो। कहां से हटा दो, फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इसे हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। देखो जब कंपनी बनती है तो कंपनी का नाम कहां पे आता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। और अगर मान लो कुछ चीज गलत हो गई या जो भी है तो ट्राइब्यूनल बोल सकता है इस कंपनी के नाम को हटा दो, सिंपल, कहां से, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। ठीक है, तब वो कंपनी नहीं मानी जाएगी। या फिर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करेंगे तो वाइंडिंग अप में पूरा प्रोसेस होगा कंपनी को बंद करने का। पूरा जो प्रोसेस होगा वहां पे क्या होगा, जितने भी एसेट्स हैं उसको सेल किया जाएगा, लिक्विडेटर आएगा बेसिकली, और जो भी असेट्स को सेल करके पैसा आया उससे सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा। तो वो सब प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग होगा वाइंडिंग अप। तो रिमूवल ऑफ नेम तो बस सिंपल तरीके से नाम हट गया, हम तुम्हें कंपनी मानते ही नहीं है, अब तुम्हें जो करना है अपने लेवल पे कर लो, तुम कंपनी नहीं रहे। वाइंडिंग अप पे प्रॉपर तरीके से कंपनी को बंद करवाया जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है ट्राइब्यूनल, या एनी अदर ऑर्डर जो उसको फिट लगता है। ठीक है, सो ये सारी कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस थी जो कि हमने कहा पढ़ी, सेक्शन 7 की। तो स्टेप्स तो अपने यहीं तक थे और ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस थी। ठीक है, सो यहाँ पे अपना जो सेक्शन 7 है वो होता है कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई है कि ये बहुत ही बेसिक सी बात है, अगर ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करेगा तो ऑर्डर पास करने से पहले वो कंपनी को देगा OOBH। नाउ व्हाट इज OOBH? अच्छा, ये जो OOBH है ना आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। OOBH होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आपने देखा होगा नॉर्मली या सुना भी होगा कि जब भी कोई पर्सन है अक्यूज्ड है, हमने उसके ऊपर केस वेस कर रखा है, तो जब भी कोई जज वगैरह होता है कोर्ट में, डिसीजन सुनाने से पहले उस सामने वाले पर्सन को मौका दिया जाता है कि भाई तुम अपनी बात रखो, तुम्हें क्या बोलना है तुम भी बोल सकते हो। तो हम ऑर्डर देने से पहले उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई तुम बोलो और हम तुम्हारी बात को सुन रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपनी को ऐसे नहीं डायरेक्टली बाइंडिंग अप कर दिया, डायरेक्टली नाम हटा दिया, पहले हम कंपनी को मौका देंगे, तुम्हें क्या बोलना है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो सकता है कंपनी सही हो और हमें गलत लग रहा हो उस कंपनी के बारे में। तो वो चीज बोली है कि पहले कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो, और वो सब चीजें चेक कर लेगा कि कंपनी ने क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं पहले से, कंपनी के ऊपर क्या क्या कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज कंपनी ने अपने ऊपर ले रखी हैं। तो वो सब चीजें देखने के बाद ही ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर सुनाएगा। ठीक है, सो ये अपना यहाँ पे हो गया कौन सा सेक्शन, ये अपना यहाँ पे हो गया सेक्शन 7। ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन। देखो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे 4 ही सेक्शंस हैं, तो हमने कौन कौन से सेक्शन पे कंप्लीट कर लिया, 3 कर लिया, 7 कर लिया। 10A जो सेक्शन है वो बहुत ही छोटा सा सेक्शन है और फिर अपना बचेगा सेक्शन 8। तो सेक्शन 10A हम और कर लेंगे, सेक्शन 8 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, चलो सेक्शन हम आ जाते हैं 10A पे। बहुत ही सिंपल सी चीज है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप देखो 2 चीजें होती है, क्या क्या 2 चीजें होती है, एक तो होता है इनकॉर्पोरेशन और एक होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप मुझे बताओ कि क्या इनकॉर्पोरेशन एंड क्या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये दोनों चीजें सेम होती हैं क्या? नहीं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब तो क्या होता है कि कंपनी जो है वो बन गई, कंपनी जो है वो लॉ की आइज में, या हम कह सकते हैं कंपनी लॉ में अपनी एग्जिस्टेंस बना चुकी है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई, कंपनी बन गई, कंपनी का बर्थ हो गया एक तरीके से, है ना, दैट इज कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? काम स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना। ठीक है, अब जैसे आप लोग हो,
है ना। आप लोगों ने मान लेते हैं कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले ही करवा लिया होता है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बहुत टाइम के बाद, होता है ऐसा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने में और पढ़ाई स्टार्ट करने में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है? बिल्कुल डिफरेंस है ना। तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया कि मैं कंपनी हूं। अब कंपनी काम कब स्टार्ट करेगी, कमेंस करेगी बिजनेस, वो उसके ऊपर है। वो 1 महीने बाद करे, 2 महीने बाद करे, 5 महीने बाद करे, ठीक है, उसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और उस कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो वो कंपनी को हम नहीं करने देंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हम उस कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देंगे, और ना ही हम उस कंपनी को बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज करने देंगे, यानी हम उस कंपनी को ना तो बिजनेस करने देंगे और हम उस कंपनी को कोई लोन वोन लेने भी नहीं देंगे, उसकी बोरोइंग की पावर्स को हम एक्सरसाइज करने नहीं देंगे। ये कैसी बात है? अरे रुक जाओ, ये बोलना चाह रहा है कि हम कब तक नहीं देंगे? हम नहीं देंगे जब तक आपने ये 2 कंडीशंस पूरी नहीं कर ली। सिंपल लैंग्वेज में, इफ द कंपनी फुलफिल्स बोथ द गिवन कंडीशंस, then only company can commence its business operations and also the company can exercise its borrowing powers। क्या मतलब है? कंपनी अगर ये दोनों कंडीशन पूरी कर लेती है, then only उसको अलाउ किया जाएगा कि भाई तुम अभी बिजनेस कमेंस कर सकते हो और बोरोइंग वगैरह भी कर सकते हो। अभी 2 कंडीशंस क्या है, सुनो ध्यान से। पहली कंडीशन देखो क्या बोला गया है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है वो आरओसी के पास में क्या फाइल करेगा? एक डिक्लेरेशन। कंपनी का डायरेक्टर आरओसी के पास में क्या फाइल करेगा? एक डिक्लेरेशन फाइल करेगा। कंपनी का डायरेक्टर क्या फाइल करेगा? डिक्लेरेशन। वो ये डिक्लेरेशन फाइल करेगा दैट एवरी सब्सक्राइबर टू एमओए हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन बाय हिम। आपको याद है अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि सब्सक्राइबर्स टू एमओए क्या होते हैं? जो कि कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जो कि बोलते हैं मैं कंपनी के इतने शेयर्स ले रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली उन्होंने बोला, जैसे मान लो 2 सब्सक्राइबर हैं ए और बी। ए ने बोला मैं कंपनी के 50 शेयर ले रहा हूं जिनकी वैल्यू लेट्स से है 10,000 रुपए, और बी ने बोला मैं भी कंपनी के 50 शेयर ले रहा हूं जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए। तो अब ये 10,000 रुपए और 10,000 रुपए क्या ए और बी को पे करने होंगे? ऑब्वियस सी बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपको कंपनी ने शेयर्स दिए, आप कंपनी को बदले में पैसा दोगे। तो ये 10,000 और 10,000 रुपए इन सब्सक्राइबर्स ने पे कर दिए हैं। ये चीज डिक्लेयर करेगा डायरेक्टर। किसको डिक्लेयर करेगा? आरओसी को, कि भाई सब्सक्राइबर्स ने जो भी शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसकी वैल्यू उन्होंने पे कर दी है आज की तारीख पे। मतलब बेसिकली जिस दिन मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूं वैल्यू वगैरह जो भी है वो पेमेंट हो चुका है। और ऐसे नहीं है कि 5-6 साल तक ही आप उनको टाइम दे दो कि 5-6 साल ले लो तो मैं जब चाहिए तब पेमेंट कर देना, नहीं। ये डिक्लेरेशन करना होगा विद इन 180 डेज फ्रॉम कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स जो सब्सक्राइबर टू एमओए हैं उन्हें क्या करना होगा? एक सेकेंड, ये क्या बन गया? जो सब्सक्राइबर टू एमओए है उन्हें क्या करना होगा? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज के अंदर अंदर क्या करना होगा? पेमेंट कर देना होगा, और उन्हीं 180 डेज के अंदर अंदर डायरेक्टर को डिक्लेरेशन भी देना होगा। अल्टीमेटली आपके पास 180 डेज का टाइम है डायरेक्टर के पास। 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर को ये डिक्लेयर करना है कि सब्सक्राइबर्स ने जो भी शेयर्स वगैरह परचेज किए थे उसका पैसा पे कर दिया है। तो पहला तो ये काम करना है। एंड सेकेंड, कंपनी के पास में अपना खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, और वो उसका वेरिफिकेशन लगाएगी आरओसी के पास। कंपनी हैज फाइल्ड विद आरओसी verification of its registered office in form INC 32। क्या बोला है यहाँ पे? कंपनी को INC 32 में क्या लगा देना है? रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन। ये लगाना है इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में। ये कब लगाना है? इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में, ठीक है। यानी हमारे पास में रजिस्टर्ड ऑफिस है और वो ऑफिस का आपको वेरिफिकेशन लगा देना है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, आपने सुना होगा शेल कंपनीज होती हैं जो नकली कंपनीज होती है, मतलब एक ही एड्रेस पे इतनी सारी कंपनीज बनी होती थी पहले, ठीक है। तो अब बहुत स्ट्रिक्ट वगैरह कंप्लायंसेस हो गई हैं,
तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्या करना होगा, कंपनी को फाइल करना होगा आरओसी के पास में अपने रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का वेरिफिकेशन कि ये हमारा ऑफिस एड्रेस है। ये किस फॉर्म में जाएगा, INC 22 में। कितने डेज में जाएगा, इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में। ठीक है, ये डिटेल में ना एक आगे भी टॉपिक आता है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में, वो हम बाद में बात करेंगे, वो अपना चैप्टर 4 में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 2 काम आपको करने हैं। अगर आपने ये 2 काम नहीं किए तो आप अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर पाओगे और आप बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट में हमें एक नोट गिवन है। इस नोट में क्या बोला गया है कि जो डिक्लेरेशन आपको 180 डेज में फाइल करनी है कि सब्सक्राइबर्स ने वो सारा पेमेंट वगैरह कर दिया है, अगर वो डिक्लेरेशन जो है वो फाइल नहीं हुई विद आरओसी विद इन 180 डेज, ठीक है, और आरओसी बिलीव्स that company is not carrying on any business, then ROC may take action for removal of company's name from register of companies। मतलब अगर 180 डेज में ये डिक्लेरेशन कंपनी ने नहीं दिया, डायरेक्टर ने नहीं दिया, और आरओसी को ऐसा लगता है कि जो कंपनी है ना वो कोई बिजनेस नहीं कर रही है, बस ऐसे ही बनी है, कुछ काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो अगर कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है ऐसा लगता है आरओसी को, तो आरओसी एक्शन ले सकता है किस चीज का, वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटा सकता है, रिमूवल ऑफ नेम कर सकता है फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये बेसिकली अपना क्या हो गया, सेक्शन 10A। मतलब अगर आपको ये 2 काम करने हैं, बिजनेस कमेंस करना है, बोरोइंग पावर एक्सरसाइज करनी है, तो आपको ये 2 चीजें करनी होगी। एक तो क्या बोल दिया, डिक्लेरेशन विद इन 180 डेज, और एक क्या बोल दिया, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ठीक है, चलो तो ये अपना यहाँ पे होता है सेक्शन 10A, इतना सा ही है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में अपने पास में है इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर कन्वर्जन। देखो बेसिकली जो एक टॉपिक है, अब इसमें स्पेशल टाइप ऑफ कंपनीज, अब ये स्पेशल टाइप की 2 ही कंपनीज है यहाँ पे जो आपके सिलेबस में आपको दे रखी है। पहला ओपीसी 1 पर्सन कंपनी और दूसरा एनपीओ, दैट इज व्हाट, सेक्शन 8 कंपनी। ये 2 टाइप की कंपनीज का हमें इनकॉर्पोरेशन पढ़ना है और इन्हीं के ही कुछ कन्वर्जन के प्रोसेस दे रखे कि अगर हमें इस कंपनी को किसी और कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। अब ओपीसी के बारे में जो है वो मैंने आपको सब कुछ चैप्टर 2 में पढ़ा दिया। ओपीसी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, आपको याद होगा हमने एलिजिबिलिटी वाली कंडीशंस पढ़ी थी, नॉमिनी वाले हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे, तो वो सारी जो चीजें थी वो हमने चैप्टर 2 में ही कंप्लीट कर ली है। तो ओपीसी वाली सारी चीजें चैप्टर 2 में आपको मिल जाएंगी नोट्स में। ठीक है, अब जो सेकंड वाली कंपनी है एनपीओ, तो एनपीओ का मीनिंग वगैरह तो हमने चैप्टर 2 में ही कंप्लीट कर लिया था, बट एनपीओ का प्रोसेस वगैरह जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है, और इसके अलावा एनपीओ का हमें कन्वर्जन करना है इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, तो उसका हमें प्रोसेस वगैरह गिवन है, वो हमें पढ़ना होगा। तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो एक क्लास में पूरा अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो वो करने के बाद में जो अपना चैप्टर नंबर 3 है वो चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं अपना एनपीओ वाला टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसको आप रिवाइज कर ही लोगे एक बार। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।